नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। आज तारीख है 25 अप्रैल 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है। ये हेडलाइन को करने से पहले एक आज के लिए कोट देखते हैं, एक छोटा सा। उसके पश्चात हम लोग हेडलाइन को देखेंगे, फिर आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। और कई सारे ऐसे न्यूज़ हैं जहाँ से टर्मिनोलॉजी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो चलिए पहले देखते हैं और उसके पश्चात हेडलाइन पर आएंगे, फिर हम लोग आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। चुनाव का समय है तो धर्म कुछ ज़्यादा ही चर्चा में आ जाता है। पता ही होगा आप लोगों को, हम भारतीय लोग जो हैं वो कम ही लोग होते हैं जो मुद्दों पर वोट करते हैं। अधिकांश लोग धर्म और जाति को अधिक प्रधानता देते हैं। खैर ठीक है, लोकतंत्र जब मैच्योर होगा, लोग जब शिक्षित होंगे, तब थोड़ा सा और समझ आएगा कि वोट किस चीज़ पर करना चाहिए था। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये प्रेमचंद जी का लाइन है कि शिक्षा का कम से कम इतना प्रभाव तो होना चाहिए कि धार्मिक विषयों में हम मूर्खों की प्रसन्नता को प्रधान न समझें। जिसने कभी जीवन में धर्म से संबंधित कुछ किया नहीं, कोई एक किताब उठाकर नहीं पढ़ा, समझा नहीं, सेवा नहीं की, करुणा दया नहीं उसके अंदर, वो अगर धर्म पर लेक्चर देता है तो थोड़ा सा दूर हो जाइए। राजनेता अगर धर्म की बात करते हैं तो दरअसल वो आपके धर्म को नहीं, अपनी राजनीति को बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर इतिहास पढ़ा होगा, थोड़ा सा सुन लीजिएगा, अगर इतिहास पढ़ा होगा तो आपने एक चीज़ तो देखा ही होगा कि धर्म, भाषा, इन पर कभी कोई संकट नहीं आता है। समय के हिसाब से ये बढ़ते हैं, घटते हैं, बदलते हैं, चेंज होते हैं। इस पर कोई भी मानव इस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। खास कितने सारे अटैक हुए भारत पर, बताइए। बाहर से कोई हिंदू धर्म ख़त्म हो गया क्या? संख्या बढ़ ही गई। एक समय था जब भारत में बौद्ध धर्म का बोलबाला था, बुद्धिज़्म का बोलबाला था। और ये कोई तलवार के बल पर नहीं हुआ था, ये विचारधारा के बल पर हुआ था। बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार भारत में, फिर उसको विचारधारा के आधार पर ही काउंटर किया गया और भारत में लगभग वो ख़त्म हो गया। थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, धर्म और भाषा। सम्राट अशोक के समय में कौन सी भाषा बोली जाती थी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन सी भाषा बोली जाती थी? कभी आपने सुना है? और चंद्रगुप्त के समय कौन सी भाषा बोली जाती थी? राजपूत काल में कौन सी भाषा बोली जाती थी? आज कौन सी बोली जाती है? तो ये किसी ने क्या बदला, क्या प्लान करके? बिल्कुल नहीं। अपने आप ही समाज जो है इन चीज़ों को ढाल लेता है अपने हिसाब से। तो थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए चलते हैं हेडलाइन की तरफ में, देखते हैं हेडलाइन क्या है। हेडलाइन पॉलिटिकल है। कई सारे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और 2 तारीख को, 2 मई को अगला है फेज, तो उसमें भी वोटिंग हो सकती है। और वोटिंग जो है परसेंटेज के हिसाब से अगर देखेंगे तो कम हो रही है। जितना वोट होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। लोग घर से नहीं निकल रहे वोट देने के लिए। तो ये भी एक लोकतंत्र में सही नहीं होता है कि लोग वोटिंग को लेकर उनके मन में कोई उत्साह नहीं है। सोशल मीडिया और टीवी और घर में इतना व्यस्त हैं लोग कि वोट करने के लिए नहीं निकलते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। चलिए देखते हैं आज का अपने लिए न्यूज़ क्या है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि जो ईवीएम का कंट्रोल यूनिट होता है वो पार्टियों के नाम और नेताओं के नाम को नहीं पहचानता है। वो केवल और केवल बटन और उसके द्वारा क्या इनपुट दिया गया है, केवल इसी को पहचानता है। दरअसल में सुप्रीम कोर्ट में विवाद इस चीज़ को चल रहा है कि ईवीएम का जो सोर्स कोड है, आपको मैंने बताया था कि ईवीएम में एक चिप लगा होता है जिसको एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है, ना तो उसको फिर से चेंज किया जा सकता है, ना तो उसको रीड किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि सोर्स कोड को रिवील नहीं किया जा सकता। ये सही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इसका प्रोग्रामिंग करवाती है, मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से, तो वो वन टाइम प्रोग्रामेबल होता है। उसको ना तो रीड किया जा सकता, ना तो राइट किया जा सकता है। इसलिए इसको फिर पब्लिक में भी नहीं लाया जा सकता, क्योंकि सोर्स कोड जो है वो कॉपीराइट के तहत में संरक्षित है और वो गोपनीय सूचना के तहत में भी संरक्षित है। इसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो कंट्रोल यूनिट होता है, जब उसको प्रोग्राम किया जाता है तो किसी भी पार्टी का नाम, नेता के नाम के हिसाब से उसको प्रोग्राम नहीं किया जाता है। वहाँ तो बटन लगे हुए हैं, बटन के हिसाब से प्रोग्रामिंग की जाती है। अब इस बटन पर हो सकता है बीजेपी का चुनाव चिन्ह है, इस पर कांग्रेस का है, इस पर हो सकता है बीएसपी का है। अगले जो कंट्रोल यूनिट होता है उसमें हो सकता है यहाँ पर कांग्रेस का पहले नंबर पर हो, बीजेपी का दूसरे नंबर पर हो। तो ये जो होता है ये बटन के हिसाब से होता है और पर्चियाँ बाद में चिपकाई जाती हैं। उस पर पार्टियों के नाम और उनके चिन्ह जो हैं ये बाद में चिपकाए जाते हैं। इसलिए ये कहना कि कंट्रोल यूनिट का प्रोग्राम जो है वो थोड़ा सा मिसलीनियस है, बाइस्ड है, तो ये सही नहीं होता है।
ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कमेंट है। अभी चल ही रहा है, ईवीएम को लेकर जो सुनवाई है वो चल ही रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है वो सुनवाई। और अब हम लोग आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे भारत और मॉरिशस के बीच में जो कर संबंधी संधि को साइन किया गया है टैक्सेशन संबंधित, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और वो किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मॉरिशस वो देश है जहाँ से अपने देश में सबसे ज़्यादा निवेश आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मॉरिशस तो लक्षद्वीप से भी छोटा देश है, वहाँ पर कौन सा ऐसा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा है जिसके कारण से भारत में इतने सारे पैसे आते, निवेश आते हैं। इतना ही निवेश रहता तो मॉरिशस आज डेवलप्ड कंट्री रहता, यूरोपीय कंट्रियों की बराबरी कर रहा होता, इतना पैसा होता। तो वो होता ये है ना, लिखिएगा मत इसको आंसर में कि काला धन का या करप्शन का पैसा घूम फिर कर कंपनियां हैं इधर उधर से भेजकर आइलैंड के नेशन से फिर से भारत में भेजती हैं। चक्र यही चलता है। खैर छोड़िए, उस चीज़ पर नहीं जाना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज़रा सा डिस्कस करते हैं किस चीज़ को, तो आर्टिकल को, जो द हिंदू में आया था, डिटेल आर्टिकल है और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। वो टैक्सेशन को समझना और दो तरफा जो टैक्सेशन का संधि होता है वो क्या होता है, किस प्रकार से दो देश जो हैं वो इस तरह की संधि करके कंपनियों को बढ़ावा देते हैं, प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, इन चीज़ों को ज़रा सा समझते हैं। देखिए ये आर्टिकल जो आया था, इंडियन एक्सप्रेस में आया था, सॉरी द हिंदू बोल दिया था मैंने। पेइंग देयर फेयर शेयर लेख पर आधारित है। इसमें भारत मॉरिशस कर संधि पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए कर संधियों में निवेशों पर विचार किया गया है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, डिटेल आर्टिकल होगा, लेकिन टर्मिनोलॉजी ऐसे हैं जो आपके इकोनॉमिक्स स्टैटिक का पोर्शन है। इकोनॉमिक स्टैटिक का तात्पर्य है जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हो गई या कर संबंधी समझौते हो गए, इससे धड़ल्ले क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीटी मेंस में, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। कर संधियां सीमा पार निवेश संधियों की अभिन्न अंग है, क्योंकि वे किसी देश में किसी दूसरे देश के निवासी द्वारा अर्जित आय के प्रति उस देश के व्यवहार को परिभाषित करती है। जैसे मान लीजिए कोई भारत के व्यक्ति मॉरिशस में रह रहे हैं या मॉरिशस का व्यक्ति भारत में रह रहा है, तो टैक्स किसको देगा? वो इंडियन गवर्नमेंट को देगा, मॉरिशस गवर्नमेंट को देगा, दोनों को देगा, किसी को नहीं देगा? क्या ऑप्शंस हो सकते हैं उसके लिए? इसीलिए इस तरह की संधि की जाती है। उनकी अभिकल्पना डिजाइन अंतर्निहित शक्ति समीकरण के प्रतिबंधों में होती है, प्रतिबिंब होती है। विकासशील देश प्रायः ऐसी संधियों पर वार्तारत होते हैं जहां उच्च निवेश की उम्मीद में बृहद कराधानों अधिकारों का त्याग किया जाता है। कई सारे जो डेवलपिंग नेशन होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरह की संधियों पर काफ़ी अच्छा खासा जोर देते हैं, ताकि क्या हो कि लोग प्रोत्साहित हों एक दूसरे देश में व्यापार करने को लेकर और सुरक्षित महसूस करें, उनको टैक्सेशन कोई ज़्यादा भी ना देना पड़े। भारत मॉरिशस कर संधि, इंडिया मॉरिशस टैक्स ट्रीटी, हाल ही में उसमें किए गए संशोधन इन पहलुओं को संक्षेप में रेखांकित व सन्निहित करते हैं और दीर्घावधि भारत के लिए संधि के महत्व को रेखांकित भी करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में आया था, इसलिए डिटेल है, थोड़ा सा देखिएगा और क्या क्या है इसमें। इस तरह की चीज़ों में इस चीज़ पर भी चर्चा होती है कि जो टैक्सेशन का दर है या ये जो टैक्सेशन के लिए संधियाँ की जाती है लीगल भी है या नहीं है, कि देश अपने मनमानी से संधियां कर लेती हैं। इस पर व्यापक रूप से चर्चा होती रही है कि तीसरे देशों के लिए अधिमान्य क्षेत्राधिकार यानी कि प्रेफरेंशियल जुरिस्डिक्शन के माध्यम से निवेश कर इस तरह का लाभ प्राप्त करना वैध है या नहीं। भारत संघ बनाम आज़ादी बचाओ मामले में न्यायालय का मत था कि विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए ट्रीटी शॉपिंग एक आवश्यक बुराई है। 2 दशकों के बाद मानदंड और कानूनी ढांचे में नाटकीय रूप से बदलाव भी आया है। ट्रीटी शॉपिंग का मतलब संधियों को थोड़ा सा बढ़ावा देना, संधियों को लेकर अलग अलग देश से संधि करना टैक्सेशन को लेकर, और कहीं पर छूट दी जाती है तो कहीं पर टैक्सेशन ज़्यादा भी लगाया जाता है। छूट किस लिए दी जाती है? ताकि उस देश के निवेशक आएँ। और न्यायालय ने माना कि देखिए ये जो ट्रीटी के लेकर भारत सरकार या अलग अलग सरकारें संधि करती हैं ये आवश्यक बुराई है। आवश्यक बुराई का तात्पर्य क्या है कि जरूरी है हमारे देश की इकॉनमी को बढ़ाने के लिए, निवेश को बढ़ाने के लिए। ट्रीटी शॉपिंग का तात्पर्य यही होता है, टर्मिनोलॉजी है, शब्द है, इसका तात्पर्य यही होता है कि अलग अलग देशों से संधियां करना कर को लेकर या किसी भी व्यापारिक मुद्दों को लेकर। ओके, आधार क्षरण और लाभ हस्तांतरण, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग कार्यक्रम का उद्देश्य कर अपवंचना, टैक्स अवॉइडेंस के लिए निम्न कर क्षेत्राधिकार के उपयोग को समाप्त करना था। तब से आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD, जिसे इस तरह के सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कर कानूनों को नया स्वरूप प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है। इसके द्वारा OECD के द्वारा 15 कार्य बिंदुओं के तहत सर्वोत्तम अभ्यासों की एक श्रृंखला विकसित की गई है और इसी के तहत OECD संस्था है जिसको इस तरह के कर के लिए संधियों को डेवलप करने का काम सौंपा गया है। उसने क्या किया? उसने मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट
MLI को डेवलप किया, जिसको अपनाकर ये देश जो हैं ये कर को रोकने संबंधित, कर लगाने संबंधित संधियां कर सकते हैं। इतना अगर ध्यान में आपको समझ में आ गया है तो काफ़ी कुछ समझ गए हैं। अब शुरू हो रहा है टॉपिक। ये इंट्रोडक्शन सेक्शन था इंडियन एक्सप्रेस का, बड़ा ही जटिल सा होता है। आपको एक केस भी मैंने बताया, भारत संघ बनाम आज़ादी बचाओ मामला। इसमें क्या था, इसमें ट्रीटी शॉपिंग के लिए बोला गया कि आवश्यक बुराई है और ये सही होता है देश के लिए। भले ही इसमें कई सारी चीज़ें खामियां होती हैं, लेकिन देशों के लिए सही होता है, क्योंकि निवेश और व्यापार को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। OECD के 15 कार्य बिंदुओं में से एक है ट्रीटी शॉपिंग से निवेशकों को रोकना। कर संधियां जिन्हें दोहरे कराधान अपवंचन समझौता, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट या कर अभिसमयों के रूप में जाना जाता है। दो देशों के बीच ऐसे समझौते होते हैं जिनका उद्देश्य करदाताओं को एक ही आय पर दोनों देश द्वारा कर लगाने से बचाना है। अब जैसे फेसबुक कंपनी है, फेसबुक कंपनी, मान लीजिए फेसबुक कंपनी को भारत में भी टैक्स खूब सारा देना है, अमेरिका में भी टैक्स देना है, या आप ही कमा रहे हैं, मॉरिशस के व्यक्ति हैं और भारत में रह रहे हैं, मान लीजिए, या भारत के व्यक्ति मॉरिशस में रह रहे हैं, आपको डबल टैक्सेशन लगेगा, वहाँ भी कर देना है, यहाँ भी कर देना है, तो फिर व्यापार को लेकर एक क्या होगी, हतोत्साहित होंगे। इसी चीज़ को रोकने के लिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडमेंट एग्रीमेंट DTAA साइन किया जाता है दो देशों के बीच में। भारत ने कई सारे देशों के साथ में साइन किया है, जिसके तहत कोशिश की जाती है कि कोई भी व्यापारी हो, कंपनी हो, उनको डबल टैक्सेशन से बचाया जा सके, ताकि वो उस देश में निवेश करने में हिचके ना। ये संधियां दोहरे कराधान को समाप्त करने या कम करने, सीमा पार व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने, कर मामलों में देशों के बीच सहयोग बढ़ाने में मदद करती हैं। DTAA समझ में आ गया होगा आपको। ये UPSC का भी टॉपिक है और BPSC में भी पूछा जा सकता है। जटिल टॉपिक माना जाता है इकोनॉमिक्स का, ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाए। केवल टर्मिनोलॉजी है और कुछ नहीं है। कोई कंपनी है जिसको दोहरा कराधान ना लगे, रिलायंस है तो उसको दो जगह कर ना देना पड़े, टैक्स ना देना पड़े, उसी से बचने के लिए एक संधि है जिसको DTAA कहा जाता है। बात खत्म हो गया, इतना ही तो आसान है। OECD द्वारा शुरू किए गए प्रमुख सुधारों में से एक है न्यूनतम मानक के रूप में संधि के दुरुपयोग की रोकथाम के प्रावधान को शामिल करना और संधियों के प्रस्तावना में संशोधन करना। इसका उद्देश्य गैर कराधान या कर चोरी के माध्यम से कम कराधान, इसमें ट्रीटी शॉपिंग व्यवस्थाएं शामिल हैं जो अन्य क्षेत्राधिकारों के निवासियों को लाभ प्रदान करती है, इस पर भी रोक लगाना है। इसका उद्देश्य क्या? इसका उद्देश्य था OECD के द्वारा जो 15 पॉइंट का एक लाया गया। OECD एक संस्था है जो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर काम करती है। OECD का क्या भारत सदस्य है? देखिएगा ज़रा, आपको समझ में आ जाएगा। OECD ने क्या किया, डबल टैक्सेशन को आगे बढ़ाया और कर चोरी, कर को लेकर जो चोरियां होती हैं या ट्रीटी शॉपिंग होती है, इन चीज़ों को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करती है, ताकि क्या हो, टैक्सेशन का रूल रेगुलेशन थोड़ा सा सही रहे। कंपनियां ऐसा भी ना हो कि लाभ कहीं और पर कमा रही हैं और टैक्स बचाने के लिए टैक्स हेवन देशों में जाकर बैठ गई हैं। ठीक है। इसके अलावा दुरुपयोग विरोधी नियम भी पेश किए गए हैं जो कर प्रशासन को कुछ परिस्थितियों में संधि के लाभों से इनकार कर सकने में भी सक्षम बनाते हैं। विश्व के देशों द्वारा हस्ताक्षरित 1100 से अधिक संधियों में एक व्यापक अपवंचन विरोधी नियम एंटी अवॉइडेंस रूल या प्रमुख उद्देश्य परीक्षण प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट PPT का विकल्प चुना गया है। भारत MLI के हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक है और इसकी स्थिति के अनुरूप भारत मॉरिशस संधि में हालिया संशोधन प्रमुख ज्ञात खामियों को दूर करने की उत्सुकता का संकेत देता है। भारत ने OECD के द्वारा प्रस्तावित MLI का फुल फॉर्म क्या था? अभी मैंने आपको समझाया था। MLI का फुल फॉर्म था मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट, जो क्या था, जो एक प्रकार की संधि होती है, ट्रीटी होती है, टैक्स अवॉइडेंस को लेकर कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं जो दुनिया भर के देशों पर लागू होते हैं, और इसको अपनाकर ये जो देश हैं ये क्या कर सकते हैं, ये टैक्सेशन के दायरा को थोड़ा सा संशोधित कर सकते हैं। दो देशों के बीच में कर संधि इन चीज़ों को बढ़ावा दे सकते हैं ताकि टैक्स को लेकर चोरी भी ना हो, टैक्स बचाया भी ना जा सके, सरकारों को उचित मात्रा में टैक्स भी प्राप्त हो और कंपनियों को डबल टैक्सेशन से भी बचाया जा सके। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखिए कि आगे हम लोग DTAA को समझेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ, जब टॉपिक कोई कॉम्प्लेक्स आता है तो उसको आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन जो टॉपिक की मांग है वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब DTAA को मैं रामू काका तो नहीं बोल सकता हूँ, उसका तो वही नाम रहेगा। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, OECD का नाम OECD ही रहेगा, है ना।
तो इसको ज़रा ध्यान रखिएगा, ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक होते हैं, लेकिन समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं होता है। ठीक है। DTA क्या होता है? ये एक समझौता है जिस पर भारत व अन्य देशों के बीच में हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौते के अनुसार किसी देश में किसी दूसरे देश के निवासी रहते हुए आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों को एक ही आय पर 2 बार कर नहीं देना चुकाना होगा। जैसे मान लीजिए आप अमेरिका में रह रहे हैं या भारत में कोई अमेरिकी व्यक्ति रह रहा है, कमा तो वही रहा है, मान लीजिए 1 लाख रुपये पर मंथ कमा रहा है, उसको भारत में भी टैक्स देना है, अमेरिका में भी टैक्स देना है। इस चीज़ से बचने के लिए DTA जैसे एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं ताकि लोगों को सहूलियत हो, कंपनियों को सहूलियत हो। प्रत्येक देश कर नियमों के 2 प्रमुख घटक होते हैं, विदेशी आय पर कर और अनिवासियों पर कर। विदेशी आय पर कर तब लगता है जब किसी देश का निवासी या कंपनी दूसरे देश में आय अर्जित करती है। उदाहरण के लिए यदि कोई भारतीय व्यक्ति अमेरिका में आय अर्जित करता है तो इसे विदेशी आय कहा जाता है। चूँकि यह विदेशी आय भारत के निवासी की आय है, इसलिए इस पर भारत में कर लगाया जाना चाहिए। गैर निवासियों पर कर तब लगता है जब किसी दूसरे देश के निवासी घरेलू स्तर पर आय अर्जित करता है। इसलिए उपयुक्त उदाहरण में यदि कोई अमेरिकी नागरिक भारत में कुछ आय अर्जित करता है तो भारत में अर्जित आय पर दोनों देशों में कर लगाया जाएगा। इसी को क्या बोला जाता है? विदेशी आय पर कर और अनिवासियों पर कर। ठीक है। कार्य सिद्धांत क्या है? DTA 2 सिद्धांतों पर काम करता है। DTA 2 सिद्धांतों पर 2 प्रिंसिपल पर काम करता है। पहला है सोर्स रूल, दूसरा है रेसिडेंट रूल। DTA जो बनाया जाता है उसमें 2 रूल होते हैं, सोर्स रूल और रेसिडेंट रूल। सोर्स रूल की स्थिति तब होती है जब अर्जित आय पर मूल देश में कर लगाया जाता है, चाहे आप उस देश के निवासी हों या नहीं हों। जिस देश में आपने अर्जित किया है आय, भारत में अगर आपने आय अर्जित किया है तो भारत में आपको टैक्स देना पड़ेगा, भले ही आप भारत के रहने वाले हैं या भारत के रहने वाले नहीं हैं। पहला हो गया कौन सा? सोर्स रूल हो गया। दूसरा रेसिडेंट का रूल हो गया। ये निर्दिष्ट करता है कि आय पर उस देश में कर लगाया जाएगा जहां पर आप निवास कर रहे हैं, भले ही आय का स्रोत कुछ भी हो। आप अगर भारत में रह रहे हैं, भारत में रहकर आप पैसा भले ही मॉरिशस से कमा रहे हैं या पाकिस्तान से कमा रहे हैं या ब्रिटेन से कमा रहे हैं, आप अगर भारत में रह रहे हैं, हो सकता है किसी तीसरे देश के निवासी हों आप, लेकिन कहीं और से आय अर्जित कर रहे हों, लेकिन भारत में आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसको क्या कहा जाता है? रेसिडेंस रूल। जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, नो मैटर कि आप कहाँ से कमा रहे हैं। ठीक है। ये दोनों रूल किसके तहत होते हैं? DTA के तहत में होते हैं। भारत निवास नियम का पालन किया जाता है। भारत में कौन से नियम का पालन किया जाता है? तो निवास नियम, रेसिडेंट रूल का पालन किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि किसी की अंतर्राष्ट्रीय आय पर उस देश में कर लगाया जाएगा जहां वह निवास कर रहा है। आप नो मैटर मंगल ग्रह से कमा रहे हो, पाकिस्तान से कमा रहे हो, अमेरिका से कमा रहे हो, ब्रिटेन से कमा रहे हो, अगर आप भारत में रह रहे हैं तो आपको भारत में टैक्स देना पड़ेगा। इतना ही सिंपल है ये चीज़। यदि कोई भारतीय निवासी है तो अंतर्राष्ट्रीय आय पर भारत में कर लगाया जाएगा। दूसरी ओर यदि कोई अनिवासी भारतीय है तो भारतीय आय पर निवासी देश के साथ साथ भारत में भी टैक्स लगाया जाएगा। यही तो मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि वह DTA के प्रावधानों के अनुसार लाभ का दावा कर सकता है, लेकिन अगर वो DTA के तहत हस्ताक्षरित देश के साथ संधि वाले देश से बिलोंग करता है तो वो लाभ का दावा कर सकता है और उसको कुछ टैक्सेशन में छूट प्रदान की जा सकती है। DTA के तहत में 2 रूल याद ही हो जाएगा आपको। पहला रूल क्या है? पहला रूल है इसके तहत में सोर्स का रूल कि पैसा जहां पर अर्जित कर रहे हैं वहां पर टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा है रेसिडेंट का रूल। भारत में रेसिडेंस के रूल को पालन किया जाता है कि आप कहीं पर भी रह रहे हो, कहीं से कमा रहे हो, आप अगर भारत में रह रहे हो तो आपको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अगर व्यक्ति जिस देश से बिलोंग करता है वो DTA के तहत हस्ताक्षरित देशों में से एक है, हमारे साथ संधियों वाले देशों में से एक है, तो उसको छूट प्रदान की जा सकती है। भारतीय संदर्भ में NRI को संबंधित देशों के साथ DTA के प्रावधानों का आधार भारत में अर्जित आय के निम्नलिखित स्रोतों पर दोहरा कर नहीं देना होगा। प्राप्त वेतन पर, भारत प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान, भारत में सावधि जमा पर ब्याज, भारत में स्थित गृह संपत्ति से प्राप्त आय, भारत में रखे गए बचत बैंक खाते पर अर्जित ब्याज, भारत में पूंजीगत संपत्ति हस्तांतरित होने पर अर्जित पूंजी से लाभ। इन सभी चीज़ों पर अगर आपने DTA के साइन देशों के साथ में हैं, आप बिलोंग करते हैं, तो आपको कर नहीं देना पड़ेगा। ओके। अब अगला वो न्यूज़ है जिसको लेकर इतना सारा ये आर्टिकल लिखा गया था। क्या है वो? तो भारत मॉरिशस कर संधि क्या है जिसको हस्ताक्षरित किया गया है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, उसके पश्चात आगे बढ़ जाएंगे। बोर्ड मत होइएगा टॉपिक को पढ़ने को लेकर। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, बड़े टॉपिक आपको पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। कब तक वन लाइनर पढ़ते रहेंगे? डिटेल आर्टिकल नहीं डिस्कस करूँगा, इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। चाहता तो मैं छोड़ सकता था, लेकिन सोचा कि छोड़ो यार, कोई बात नहीं, जिनको देखना होगा वही देखेंगे।
लेकिन एटलीस्ट जानेंगे तो क्या होता है। आपको क्या लगता है, ये DTA के बारे में नहीं पूछा जा सकता है क्या? बिल्कुल पूछा जा सकता है, चर्चा में रहता है, पूछा जा सकता है। कुछ समय पहले ही भारत ने जर्मनी के साथ में शायद साइन किया DTA। बहुत सारे देशों के साथ साइन किया हमने DTA। क्यों साइन करते हैं हम? ताकि उस देश के निवासी अगर भारत में रह रहे हैं या उस देश की कंपनी वगैरह भारत में रह रहे हैं, उनको डबल टैक्सेशन से बचाया जा सके। ठीक है। भारत मॉरिशस कर संधि दोनों देशों के बीच दोहरे कराधान और आयकर की राजकोषीय चोरी को रोकने के लिए 1982 में हस्ताक्षरित एक द्विपक्षीय समझौता है। इस संधि का उद्देश्य निवेशकों को कर निश्चितता प्रदान करने, भारत और मॉरिशस दोनों द्वारा एक ही आय पर 2 बार कर बचाने के रूप में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब तक आपको याद हो गया होगा कि इसका उद्देश्य क्या होगा। पूंजीगत लाभ कर से छूट। भारत मॉरिशस कर संधि के प्रमुख प्रावधानों में से एक है मॉरिशस निवासियों द्वारा प्रतिभूति का मतलब शेयर मार्केट वाला शेयर, उसी को बोलते प्रतिभूति की बिक्री पर भारत में पूंजीगत लाभ कर की छूट थी। इस प्रावधान ने मॉरिशस को विदेशी निवेशकों के लिए, विशेष रूप से भारतीय शेयर बाजार में निवेश के लिए पसंदीदा मार्ग बना दिया, क्योंकि वे कर छूट का लाभ उठाने के लिए मॉरिशस के माध्यम से अपना निवेश कर सकते थे। अगला क्या है? वर्ष 2016 में संशोधन किया गया। ये मॉरिशस का मैप देख सकते हैं। मॉरिशस से मकर रेखा गुजरती है। मॉरिशस किस कॉन्टिनेंट में आता है? बताइएगा मुझे ज़रा, मॉरिशस किस कॉन्टिनेंट में आता है? आपको पता होगा। और मॉरिशस में बिहार मूल के काफ़ी सारे लोग रहते हैं। गुरु भोजपुरी वहाँ पर प्रमुख भाषाओं में से एक है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते कई बार बिहार मूल के होते हैं। गिरमिटिया मजदूर आपने पढ़ा है, गांधी जी गिरमिटिया मजदूर पढ़ा होगा आपने मॉडर्न हिस्ट्री में। फिजी और उसके बाद से फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका का देश जिसकी इकॉनमी 200% से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका का दुबई बनने जा रहा है और वहाँ पर भी भारतीय मूल के लोगों का दबदबा है। 33% ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारी, क्योंकि गिरमिटिया मजदूर गए और वहाँ के पॉलिटिक्स से लेकर इकॉनमी तक में सब में भारतीय मूल के लोगों का दबदबा है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और वहाँ पर भी गिरमिटिया मजदूर ही थे और गन्ने की खेती के लिए इनको ले जाया जाता था। तो वही तो मॉरिशस में भी वही लोग हैं, बिहार और अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2016 में संशोधन किया गया था। वर्ष 2016 में भारत और मॉरिशस ने एक संशोधित कर समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे भारत को मॉरिशस के माध्यम से शेयरों में लेन देन पर भारत में प्राप्त पूंजीगत लाभ कर लगाने का अधिकार दिया गया। अप्रैल 2017 से प्रभावी है। हालांकि अप्रैल 2017 से पूर्व किए गए निवेशों को नए बीमा से छूट प्रदान की गई है। जो अप्रैल 2017 से पहले के निवेश किए गए उनको नए जो कानून है, नए जो रेगुलेशन है, उससे छूट प्रदान किया गया। महत्व क्या है? भारत मॉरिशस कर संधि ने दोनों देशों के बीच निवेश, विशेष रूप से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में सुगम बनाया है। कर चोरी से संबंधित चिंताओं को दूर करने, यह सुनिश्चित करने के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय कर मानदंड और मानकों के अनुरूप हो, संधि में संशोधन किए गए हैं ताकि कर चोरी वगैरह को रोका जा सके। चिंताएं हैं कुछ। भारत मॉरिशस कर संधि 30 वर्ष पूर्व हस्ताक्षरित होने के बाद से ही विवाद और बहस का विषय रही है। 2017 से पहले कर संधि का अनुच्छेद 13(4) में मॉरिशस के निवासियों के माध्यम से किसी भारतीय कंपनी में शेयरों की बिक्री से होने वाले पूंजीगत लाभ पर छूट प्रदान की गई थी और इसी छूट का लाभ उठाकर बहुत भारी संख्या में भारतीय निवेशक क्या करते थे? मॉरिशस के थ्रू अपना पैसा रोटेट करके भारत में ही भेजते थे। यानी कि भारत के किसी इन्वेस्टर को पैसा बचाना था तो मॉरिशस के थ्रू पैसा भारत भेजता था, जिससे क्या होता था? भारत की इकॉनमी को कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचता था। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। टैक्सेशन की चोरी होती थी। समय के साथ कर चोरी धन के राउंड ट्रिपिंग वही भारत से पैसा गया कहाँ? मॉरिशस, और मॉरिशस से निवेश करके कहाँ पर आ गया? भारत में आ गया। संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंताएं प्रकट की गई। जहां भारतीय निवासी भारत में करों से बचने के लिए मॉरिशस के माध्यम से निवेश कर रहे थे। इन चिंताओं के समाधान के लिए वर्ष 2016 में संधि में संशोधन किया गया था। उसके पश्चात कुछ हद तक इस पर रोक जरूर लगाया गया, लेकिन रास्ता खोजने वाले तो रास्ता खोज ही लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक को समझ लिया हम लोगों ने, DTA समझ गए, उसके दोनों रूल को समझ लिया आप लोगों ने। OECD के बारे में जरा बताइएगा मुझे, भारत OECD का सदस्य है या नहीं है? देखिएगा। चलिए मैं ही थोड़ा सा OECD के बारे में बता देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, क्या बोला था इसको? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। देखिए OECD का मेंबर भारत नहीं है। OECD में प्रमुख यूरोपीय देश शामिल हैं और बहुत ही डेवलप्ड जो इकोनॉमी होता है वो शामिल है, लेकिन OECD जो है वो भारत के साथ में वर्किंग रिलेशन है हमारा। हम OECD के मेंबर नहीं हैं और दुनिया के प्रमुख आर्थिक संस्थाओं में से एक माना जाता है OECD को। बहुत ही पावरफुल संस्था है,
लेकिन OECD का भारत मेंबर नहीं है, लेकिन वर्किंग रिलेशन है हमारे। वर्किंग रिलेशन का तात्पर्य हम काम करते हैं आपस में मिलकर, लेकिन भारत इसका मेंबर नहीं है। दुनिया के बड़ी मेजर इकोनॉमी में हम शामिल हैं, तो इसलिए OECD को हमारे साथ काम करना पड़ता है, लेकिन भारत अभी तक इसका मेंबर नहीं बना है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में भारत इसका मेंबर बन सकता है। OECD का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। बाकी चीज़ें आप गूगल कीजिए, OECD कब स्थापित हुआ, कितने मेंबर हैं, ये ज़रा देखकर मुझे बताइएगा। चलते अगले टॉपिक पर। देखिए अगला न्यूज़ जो है ये बड़ा ही शानदार सा न्यूज़ है। मैंने आपको कुछ दिन पहले डॉट कनेक्टेड में समझाया भी था कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो कहाँ की यात्रा पर गए थे, तो पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे। और पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे पीस पाइपलाइन, मैंने इसके बारे में बताया था। पीस पाइपलाइन ईरान और पाकिस्तान के बीच प्रस्तावित गैस का पाइपलाइन है जिस पर काम नहीं किया जा सकता, आगे नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि अंकल जी, कौन अंकल जी? तो पाकिस्तान का अंकल जी कौन है? अमेरिका जी। उन्होंने इनको बोला कि भाई साहब कोई काम हम नहीं करना है तुम्हें, बातचीत कर लो, खाना पीना खाओ, बिरयानी खाओ, घर वापस जाओ। तो लगभग में इसी तरह का माहौल हुआ। ईरान के प्रेसिडेंट भले ही आए पाकिस्तान, लेकिन कोई बड़ी संधि या कोई बड़ा हस्ताक्षर नहीं किया गया। बड़े ही निराश की भाव से वो वहाँ से गए, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही पाकिस्तान को मिसाइल सप्लाई करने, मिसाइल के इंस्ट्रूमेंट सप्लाई करने वाले 4 से 5 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। ये एक संकेत था कि अगर आप ईरान के साथ आगे बढ़े तो हम वहाँ पर और सैंक्शन लगाएंगे। डे आफ्टर रईसी पाक विजिट यूएस वॉर्न ऑफ सैंक्शन ओवर बिजनेस विद ईरान। यूएस ने एक दिन के पश्चात ही, जब इब्राहिम रईसी हैं जो ईरान के प्रमुख हैं, उन्होंने जब विजिट किया पाकिस्तान को, उसके पश्चात यूएसए ने धमकी दी कि हम आपको सैंक्शन कर सकते हैं। सैंक्शन किसके तहत किया जाता है? तो एक एक्ट है काटसा, इसको ज़रा समझेंगे। इस एक्ट में इसलिए संशोधन किया गया ताकि भारत को सैंक्शन ना किया जा सके, क्योंकि भारत ने S-400 खरीदा था रूस से, तो उस समय काटसा को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही थी। लेकिन भारत ने बोला हमें ज़रूरत, हम तो खरीदेंगे ही। इन्होंने इसमें संशोधन कर लिया। देखिए ये इस तरह के जो एक्ट होते हैं ना, ज़रा सोचिए कि अमेरिका अपने यहाँ पर एक एक्ट बना रहा है, यूएसए अपने यहाँ पर एक एक्ट बना रहा है, किसके लिए? किसी दूसरे देश के लिए। वो किसके लिए? अगर आपने प्रमुख देशों से व्यापार किया तो हम आप पर सैंक्शन लगा देंगे। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है नव साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद क्या होता है? जैसे ब्रिटेन ने भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, उसी प्रकार का साम्राज्यवाद होता है। तो आजकल के दौर में ब्रिटेन के लोग या अमेरिका के लोग कहीं पर शासन करने तो नहीं जाते हैं, लेकिन डोमिनेंस बनाने के लिए इस तरह के एक्ट जो होते हैं, काटसा जैसे एक्ट जो होते हैं, ये पारित किया जाता है ताकि दुनिया के जो कमज़ोर देश हैं उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया जा सके। काटसा क्या है भाई? क्यों नहीं ईरान पाकिस्तान के साथ में कर सकता है व्यापार? ज़रा सोचिएगा, क्यों नहीं कर सकता है? अमेरिका को कब से हक हो गया इस तरह का लगाने का? लेकिन हक है। क्यों हक है? क्योंकि आप जीवन भर उससे मांग कर जीते रहे। चलते हैं काटसा को समझते हैं ज़रा, क्योंकि काटसा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या प्रतिबंधों की घोषणा की जाती है और कौन कौन से देश हैं जिनके साथ व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उसको देखते हैं। उसके पश्चात अगले न्यूज़ पर चलेंगे। वैसे कुछ हद तक पाकिस्तान ने करेज दिखाने की तो कोशिश की ही है। उन्होंने तो बोला ही है कि हम कुछ समय बाद हम ईरान के साथ पाइपलाइन को बनाएंगे, और इन्होंने बोलने की ये भी कोशिश की है कि हम अपने देश में पाइपलाइन बना रहे तो आपका क्या जा रहा है। ठीक है, देखिए ये जो मुद्दे होते हैं ना इंटरनेशनल रिलेशन में, ये हमें दिखते जितना है उससे ज़्यादा गहरे होते हैं। ये इसका इम्पैक्ट और इसका प्रभाव काफ़ी गहरा होता है। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, सैंक्शन किस प्रकार से लगाया जाता है या किस प्रकार से नहीं। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में काटसा को समझते हैं। उसके पश्चात रईसी जो हैं ये श्रीलंका विजिट पर भी गए थे। श्रीलंका के विजिट पर भी गए, और श्रीलंका विजिट के पश्चात इन्होंने बोला कि ग्लोबल साउथ, अब यहाँ पर भारत आ जाएगा। ग्लोबल साउथ की अवधारणा जो है, दक्षिण सहयोग जो है, दक्षिण सहयोग मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि दुनिया का विकासशील देश एकजुट होकर एक आवाज़ बात करने की कोशिश करते हैं, उसी को साउथ कोऑपरेशन कहा जाता है। सामान्य तौर पर माना जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध के देश इसमें शामिल होते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो होते हैं ये दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं, लेकिन ये साउथ कोऑपरेशन में शामिल नहीं है, क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इसलिए ये शामिल नहीं है। साउथ कोऑपरेशन में अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको भारत, ब्राज़ील, साउथ अमेरिका, अफ्रीकन यूनियन, ईरान हो गया, एशिया के और कई सारे देश हो गए, अफ्रीका पूरा देश हो गया, ब्राज़ील हो गया, ये जो देश हैं ये साउथ कोऑपरेशन को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। विकासशील देशों के मुद्दे अलग हैं, डेवलप्ड कंट्री के मुद्दे अलग हैं। G20 बैठक जो पिछले साल भारत में आयोजित किया गया है, इसमें साउथ कोऑपरेशन की काफ़ी ज़्यादा चर्चा की गई, दक्षिण सहयोग की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई है, और भारत के सहयोग के पश्चात में अफ्रीकन यूनियन को
G20 का मेंबर बनाया गया, परमानेंट मेंबर बनाया गया। अफ्रीकन यूनियन अफ्रीका के देशों का एक संघ है जो एक अफ्रीका की बात करता है, अफ्रीका के मुद्दे को दुनिया में ले जाने की कोशिश करता है। इसको G20 का मेंबर बनाया गया भारत में, वो भी किसके लिए, तो साउथ साउथ कॉरपोरेशन को बढ़ाने के लिए। इतना समझ में आ गया होगा आपको। ये साउथ साउथ कॉरपोरेशन कहाँ से आया, तो जो इब्राहिम रईसी जी हैं, इन्होंने श्रीलंका विजिट किया, वहीं पर इन्होंने चर्चा की। तो ज़रा काटसा को समझते हैं, उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है काटसा का, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्स थ्रू सैंक्शन एक्ट। अमेरिका के पार्लियामेंट ने एक एक्ट पारित किया दूसरे देश पर प्रतिबंध लगाने के लिए, तीसरे देश के साथ व्यापार करने पर। कौन कौन से वो 3 देश हैं, वो 3 देश अमेरिका के शत्रु है, यानी कि अमेरिका का शत्रु आपका शत्रु होना चाहिए, नहीं तो हम आप पर प्रतिबंध लगा देंगे। इस तरह का चीज़ सुना है आपने कभी? गौर कीजिएगा प्रैक्टिकली कितना इम्प्रैक्टिकल चीज़ है ये। लेकिन जिसके पास धन है, जिसके पास हथियार है, वही ताकतवर होता है। क्या है इसका, ईरान, रूस और उत्तर कोरिया की आक्रामकता का सामना करता है। 2017 ईस्वी में अमेरिका के पार्लियामेंट द्वारा इसको पारित किया गया और बोला गया कि कोई भी देश ईरान, रूस और उत्तर कोरिया के साथ अगर व्यापार वगैरह करते हैं तो उन पर काटसा के द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये तीनों अमेरिका के प्रमुख दुश्मन देश हैं। आका शीर्षक 2 मुख्य रूप से यूक्रेन में इसके सैन्य हस्तक्षेप, वर्ष 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इसके कथित हस्तक्षेप के पृष्ठभूमि में काटसा का इसके तेल और गैस उद्योग, रक्षा सुरक्षा क्षेत्र, वित्तीय संस्थान जैसे रूसी हितों प्रतिबंध से संबंधित है। और कोशिश किया गया कि काटसा को इस प्रकार से लागू किया जाए कि जो भी देश रूस के साथ व्यापार करें, उत्तर कोरिया के साथ करें, ईरान के साथ करें, उन पर सैंक्शन लगाया जा सके। अब भारत ने क्या किया था, देखिए ध्यानपूर्वक, इसमें जो लिखा हुआ उसको छोड़िए, काटसा में इतना ही ध्यान में रखिएगा, अमेरिका का कानून है और 3 देशों के साथ व्यापार करने पर आप पर ये लगाया जा सकता है। भारत ने S-400 खरीदा, किससे, तो रूस से। हमने डील किया 2019 के आसपास में डील किया था और 2019 से हमने डील किया और उसके पश्चात अमेरिका ने बोला कि हम आप पर काटसा से लगा देंगे प्रतिबंध, लेकिन हमने बोला कि लगाओ फिर प्रतिबंध। फिर उसके बाद उन्होंने काटसा में संशोधन कर दिया। जब उन्होंने देखा कि हम प्रतिबंधों को नहीं मानेंगे तो उन्होंने अपने एक्ट में संशोधन करके अपनी इज्जत बचा ली। बिल्कुल सही सुन रहे आप। उन्होंने काटसा के तहत तुर्की पर प्रतिबंध लगाया। जिस तुर्की ने S-400 को खरीदा अमेरिका रूस से, तो उस पर प्रतिबंध लगाया था उन्होंने कुछ हद तक। इसको ध्यान में रखिए काटसा एक्ट क्या है और किस प्रकार से काम करता है। तो 3 देश, रूस और उत्तर कोरिया और ईरान, इनके साथ व्यापार या हथियारों की खरीद बिक्री पर, मुख्य रूप से हथियार है, हथियारों को बेचना, खरीदना या व्यापार करने पर भी, ईरान के साथ तो व्यापार करने पर भी ये काटसा लग सकता है, तो काटसा लगाया जा सकता है। इसको ध्यान में रखेंगे। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि इंडियाज़ फर्स्ट किन्नर सरपंच हैं ये, इनका नाम क्या है, दुर्गाबाई मझवर नाम है इनका। और ये कहाँ से हैं, तो MP के दामोह में, MP के दामोह है, वहाँ से ये पहले सरपंच बनी, उसके पश्चात जिला परिषद पद तक पहुँची और अब ये लोकसभा में इंडिपेंडेंट चुनाव के तौर पर, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर लड़ रहे हैं। कहाँ से, तो दामोह से लड़ रहे हैं। सारी लड़ाइयाँ जो होती है वो जीतने के लिए ही नहीं लड़ी जाती है, कुछ लड़ाइयाँ इसलिए भी लड़ी जाती है कि कोई वहाँ पर था जिसने हार नहीं मानी। समझिएगा जो मैंने बोला है वो बहुत बड़ी बात बोली है कि ज़रूरी नहीं कि ये जीत ही जाएं, लेकिन इतना करेज दिखाना कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं ये और किन्नर हैं ये। किन्नर जानते ही हैं आप क्या होते हैं, जिनको हम इंसान मानने से भी मना कर देते हैं। और ये अभी सरपंच थी, सरपंच के पश्चात जिला पंचायत तक पहुँची और अब ये लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार के दोनों के खिलाफ में। त्रिपक्षीय संघर्ष है दामोह में। इसके पश्चात MP का कोई पहला केस नहीं है। MP में सबसे पहले 2000 ईस्वी में शबनम मौसी करके हैं जिन्होंने शाहपुर से विधायक का चुनाव जीता था। तो पहले किन्नर विधायक MP से ही चुने गए थे और इन्होंने अपना समर्थन दिया है किसको, तो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बनारस के सीट से। देखिए मुझे सबको पता है वो जीतेंगे नहीं, करेज तो किया उन्होंने, प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़े हो गए हैं। बनारस के सीट से किन्नर हैं जिनका नाम क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ हिमांगी सखी उनका नाम है। ये बनारस से लड़ रहे हैं, किन्नर कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, उनको इन्होंने अपना समर्थन दिया है। तो इनका नाम बस ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है, तो इस तरह की चीज़ें PT में पूछी जाती है तो वहाँ पर कर सकते हैं आप आसानी से। चलिए अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला जो न्यूज़ है ये आर्टिकल 244 से संबंधित है, 244A। अब ये क्या बोला है भाई, तो देखिए क्या लिखा हुआ, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस ऑफ ऑटोनॉमी फॉर असम ट्राइबल एरिया। ऑटोनॉमी फॉर असम ट्राइबल एरिया,
ये संविधान में एक आर्टिकल है जिसमें असम के जो ट्राइबल एरिया है उसको ऑटोनॉमी, स्वायत्ता प्रदान की जाती है। स्टेट अंडर द स्टेट, स्टेट अंडर द स्टेट, राज्य के अंदर राज्य की अवधारणा। दरअसल में इतिहास अगर भारत का आपने पढ़ा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो जो ट्राइबल्स होते हैं हमेशा से वो अंग्रेज़ों से क्यों लड़े? क्या पूरे देश के लिए लड़े? वो देश की भावना बाद में आई है। पहले उनका था जल जंगल ज़मीन, कि भाई हमारा जो ज़मीन है, जंगल है, और जो हमारा धर्म है उसको आप संरक्षित रहने दीजिए, उसको मत टच कीजिए। जब जब अंग्रेज़ों ने उसको टच किया या भारतीय लोगों ने भी टच किया, ज़मींदारों ने टच किया, दीकुओं को मारो। बिरसा मुंडा आंदोलन का सबसे प्रमुख लाइन में से एक है। दीकू मतलब कौन? मतलब बाहरी, सभी ही बाहरी, अंग्रेज़ से लेकर कोई भी बाहरी। तो इसलिए जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के संविधान निर्माता बहुत ही चतुर थे, बहुत ही चतुर थे। वो इस देश को जितने अच्छे तरीके से समझते थे, उसी का आधार पर उन्होंने एक बड़ा ही सुंदर सा एक प्रावधान डेवलप किया। क्या है वो प्रावधान? कि स्वायत्ता दे दो, जिनको चाहिए ना कि हमें स्वायत्ता चाहिए, उनको ऑटोनॉमी दे दो कि भाई स्वायत्त रहिए आप, लेकिन आप हमारे संविधान के तहत में स्वायत्त हैं। तात्पर्य, भारत के संविधान में एक प्रावधान बनाया गया कि किसी भी राज्य के तहत में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स गठित किए जा सकते हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं ये डायरेक्ट राज्यपाल और राष्ट्रपति के थ्रू शासित होते हैं। इनका अपना नियम कानून होता है, इनका अपना छोटा सा संसद होता है, छोटा सा विधायिका होता है, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इनकी छोटी सी कार्यपालिका होती है। भारत के संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को भी तब तक यहाँ पर लागू नहीं किया जा सकता जब तक यहाँ का डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल है वो इसकी अनुमति नहीं देता है। तो ठीक है, आर्टिकल 244 के तहत में इसी तरह का एक एरिया बनाया गया, कहाँ पर? असम राज्य में बनाया गया है। उसके बारे में ज़रा हम लोग समझते हैं कि क्या है वो और क्यों बनाया गया। बैकग्राउंड मैंने आपको समझा दिया। भारत के संविधान निर्माता बहुत होशियार लोग थे। उन्होंने सोचा कि आने वाले समय में भारत के संविधान को किसी प्रकार का विद्रोह, किसी प्रकार का आंदोलन, हिंसक आंदोलन, आदिवासियों से उलझना, इस तरह की चीज़ों का सामना न करना पड़े, इसलिए संविधान के अंतर्गत ही इतने अच्छे से प्रावधान बना दो कि सभी कोई यहाँ पर मिलकर रह सके। इसीलिए भारत का संविधान इतना विशाल संविधान है, क्योंकि इतनी विविधता है अपने देश में कि दुनिया में कहीं पर भी इतनी विविधता नहीं है। चलिए देखते हैं आर्टिकल 244 को थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। ओके, संविधान का अनुच्छेद 244। असम में कुछ वर्गों के द्वारा संविधान का अनुच्छेद 244 के प्रावधानों के तहत एक स्वायत्त राज्य की मांग उठाई जा रही है। 1950 के दशक में अविभाजित असम की आदिवासी आबादी के कुछ वर्गों के बीच एक अलग पहाड़ी राज्य की मांग उठने लग गई थी। दरअसल में असम जो है ये नॉर्थ ईस्ट में पहले अविभाजित था। असम जो है पूरा लगभग में नॉर्थ ईस्ट का कई सारे भाग असम के तहत ही संगठित थे। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, आज भी नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं उन सभी की सीमा एक राज्य से ज़रूर लगती है। उस राज्य का नाम क्या है? असम नाम है उसका। ठीक है, लंबे समय तक चले आंदोलन के बाद 1972 मेघालय को राज्य का दर्जा मिला। कार्बी आंगलोंग और उत्तरी कछार पहाड़ियों के नेता भी इस आंदोलन का हिस्सा थे। उन्हें असम में रहने या मेघालय में शामिल होने का विकल्प दिया गया था। हालांकि वे असम में ही रहे, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें 244A समेत कई अन्य शक्तियों देने का वादा किया गया। मेघालय का अलग राज्य बनाया गया 1972 में। उस समय कार्बी आंगलोंग ये पहाड़ी का इलाका है, और उत्तरी कछार के पहाड़ी लोग जो थे वो भी आंदोलन कर रहे थे। उनको पूछा गया कि आप मेघालय में जाएंगे या असम में ही रहेंगे, तो उन्होंने क्या बोला? हम असम में ही रहेंगे। क्यों रहेंगे असम में? क्योंकि आर्टिकल 244A के तहत में उनको थोड़ी सी स्वायत्ता प्रदान की गई। इतना समझ में आ गया होगा आपको, पूरा बैकग्राउंड समझ गए होंगे क्लियरली, कुछ भी नहीं है इसमें। 1980 के दशक में अधिक शक्ति और स्वायत्ता की मांग ने कई कार्बी समूहों के बीच में एक हिंसक आंदोलन का रूप ले लिया। आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी अगर आपने पढ़ा है, यूपीएससी इंटरनल सिक्योरिटी पेपर है, उसमें आप नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी को पढ़ते हैं। उसके पास ऑपरेशन ऑल आउट को पढ़ते हैं, किस प्रकार से एक एक करके मारती थी वहाँ पर सीआरपीएफ और अलग अलग उग्रवादी समूहों को। क्योंकि हर राज्य में कुछ ऐसे समूह थे, विदेश समर्थित समूह, मुख्य रूप से चाइना उनको सपोर्ट करता था, कि अलग देश की मांग करते थे। अभी भी ग्रेटर नागालिगम की मांग है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाने की मांग चल रही है, संविधानों की मांग चल रही है। नागालैंड के साथ अभी भी संपूर्ण रूप से नहीं हो पाया है सारा कुछ समझौता। आपको पता है कि जिस दिन इलेक्शन हुआ है अभी, उस दिन लगभग में नागालैंड के कई सारे डिस्ट्रिक्ट में 0% के करीब मतदान हुए हैं। लोग आए ही नहीं चुनाव में वोट देने के लिए। 4 लाख से अधिक लोगों ने चुनाव का बाइकआउट किया था कि हमारी पहले मांगें पूरी करो, फिर हम आपके चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। अपने ही देश की कहानी बता रहा हूँ।
तो इस तरह के इंसर्जेंसी जो होती है वो 1980 के दशक में क्या हो गया, तो हिंसक आंदोलन हो गया। कहाँ पर, तो मेघालय के कार्बी अंगलोंग के इलाकों में। जल्दी यह एक सशस्त्र अलगवादी विद्रोह बन गया, जिसमें पूर्ण राज्य का दर्जा मांग करने लगे कि हमें पूर्ण राज्य का ही दर्जा दे दो। अनुच्छेद 244 यह अनुच्छेद संसद को शक्ति प्रदान करता है, संसद को, कि वह विधि द्वारा असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना कर सकती है। यह अनुच्छेद स्थानीय प्रशासन के लिए स्थानीय विधायिका या मंत्री परिषद अथवा दोनों की स्थापना का भी परिकल्प करता है। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि इस एक्ट के तहत में स्थानीय रूप से विधानमंडल होते हैं, स्थानीय रूप से मंत्री परिषद होता है, विधायिका कार्यपालिका हर चीज़ उनका स्थानीय होता है। इस अनुच्छेद को 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया। अनुच्छेद 244 से भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची की तुलना में आदिवासी क्षेत्रों को अधिक स्वायत्ता शक्ति प्रदान करता है। जो भारत की 6ठी अनुसूची है, जिसके तहत आदिवासी क्षेत्रों में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की जो इतनी देर से मैं बात कर रहा हूँ उसकी स्थापना की जाती है, आर्टिकल 244A उससे भी ज़्यादा स्वायत्ता देती है। अगला क्या है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण शक्ति कानून व्यवस्था पर नियंत्रण संबंधित है, जबकि 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्त परिषद में आदिवासी क्षेत्रों के पास कानून व्यवस्था का अधिकार क्षेत्र नहीं होता है। 6ठी अनुसूची के तहत जो डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल बनाए जाते हैं उसमें कानून पर उनका अधिकार नहीं होता है, लेकिन 244A के तहत में एक कदम आगे जाकर कानून व्यवस्था स्थापित करने पर भी उनका अधिकार होता है। 6ठी अनुसूची, संविधान में 6ठी अनुसूची ATMM असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों प्रशासन के लिए इन राज्यों में जनजातीय क्षेत्र के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान करता है। ये विशेष प्रावधान संविधान का अनुच्छेद 244(2) अनुच्छेद 275(1) के तहत प्रदान किया गया है। असम में डीमा हसाओ, कार्बी अंगलोंग, पश्चिमी कार्बी, बोडो प्रशासित क्षेत्र, पहाड़ी जिले इस प्रावधान के तहत आते हैं। ये सभी के सभी डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल हैं। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। राज्यपाल को स्वायत्त जिलों के गठन, किसको, राज्यपाल को। ये सारे सवाल हैं, आपको दिखेगा कुछ दिनों बाद जब मैं टेस्ट लगवाऊंगा ना, ये सारे सवाल दिखेंगे आपको, उस समय आपको देखना। फिर पुनर्गठन का अधिकार है, अतः राज्यपाल इसके क्षेत्रों को बढ़ाया घटा सकता है। कौन बढ़ाया घटा सकता है? भारत का राष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल, भारत की संसद, प्रधानमंत्री महोदय। तो भारत के उस राज्य के राज्यपाल जो हैं उनके पास ये शक्तियाँ होती हैं। ये स्टेटमेंट बनाकर पूछ लेगा और फिर आप उस समय कहाँ पर जाओगे, ऊपर की तरफ देखोगे। ऊपर कुछ नहीं रहता, मैंने कितनी बार बताया है। इसका नाम परिवर्तित कर सकता है अथवा सीमाएं निर्धारित कर सकता है। जहां एक और 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन संघ की कार्यकारी शक्तियों का अधीन आता है, वहीं 6ठी अनुसूची के तहत राज्य सरकार की कार्यकारी शक्तियों का अधीन आता है। ये अंतर है। 5वीं अनुसूची में भी जनजातीय क्षेत्रों की बात है। ATMM के अलावा जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनका शासन 5वीं अनुसूची के तहत में किया जाता है। 6ठी अनुसूची में ATMM में राज्य जो शामिल हैं उनके जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है। दोनों में अंतर क्या है? 5वीं अनुसूची में केंद्र सरकार रेगुलेट कर सकती है, 6ठी अनुसूची में राज्य के राज्यपाल महोदय राज्य सरकार रेगुलेट करती है। 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अतिरिक्त किसी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। इस व्यवस्था के मुताबिक एक राज्य में कार्यरत संपूर्ण सामान्य प्रशासनिक तंत्र अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित नहीं होगा। वर्तमान में 10 राज्य आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये सारे के सारे 5वीं अनुसूची में शामिल हैं। वहीं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर जनजातीय क्षेत्रों को 5वीं या 6ठी अनुसूची के तहत में नहीं लाया गया है। इतना ध्यान में रखिएगा। एक टर्मिनोलॉजी है ARC चर्चा में है, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब ये क्या भला है, इसको ज़रा समझ लीजिए, उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे, वीडियो का एंड करेंगे। ARC ये टर्मिनोलॉजी सीधा पूछा जा सकता है। ARC सीधा पूछा जा सकता है। एक ज़रा सर्च कीजिएगा और मुझे बताइएगा ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या होता है। सुनिएगा ध्यान से, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या होता है, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या होता है, ज़रा देखिएगा। इकोनॉमिक्स से जुड़े टर्मिनोलॉजी है। ARC एक विशेष संस्था है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA खरीदता है ताकि अपनी बैलेंस शीट को स्वच्छ रख सके। SBI है। SBI ने A व्यक्ति को लोन दिया, A व्यक्ति ने लोन चुकाने से मना कर दिया, ये बन गया है NPA। अब NPA SBI के खाता में है, NPA होने के कारण से SBI खाता बिगड़ रहा है। SBI ने क्या किया, इस NPA को बेच दिया किसी ARC को कि भाई साहब ये ले लो, आप ऋण वसूल कर लो, मुझे थोड़ा बहुत पैसा दे दो, आप ऋण वसूल कर लेना इस व्यक्ति से। ARC का काम क्या है, इस व्यक्ति से ऋण वसूल करना या इसकी संपत्ति का नीलामी करके इसके पैसे को उगाही करवाना। मूल रूप से एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का काम यही होता है, जिससे क्या होता है, बैंकों के खाते में जो NPA की समस्या है उससे निपटा जा सके, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की समस्या से निपटा जा सके।
यह बैंकों को सामान्य बैंकिंग गतिविधियों में ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। बैंकों द्वारा बकायेदारों पर अपना समय और प्रयास बर्बाद करने के बजाय एआरसी को अपना एनपीए पारंपरिक रूप से सहमत मूल्य पर बेच सकते हैं। मान लीजिए आपने ऋण लिया, आप ऋण नहीं चुका रहे हैं, तो क्या करना है, उस एआरसी को बेच देगा एसबीआई एनपीए को कि भाई साहब इनसे पैसा वसूल कर लेना, आप मुझे थोड़ा सा पैसा दे दो, मेरा खाता और मेरा जो बैलेंस शीट है वो सही हो जाए, आप बाद में इनसे वसूलते रहना। विधिक आधार सरफासी एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, इसके बारे में पूछा जा सकता है। सरफासी एक्ट जो भी आप समझें। सरफेसी एक्ट 2002 में पारित किया गया था। किससे संबंधित है ये? भारत में एआरसी की स्थापना के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है। सरफेसी अधिनियम न्यायालयिक हस्तक्षेप के बिना गैर निष्पादित परिसंपत्ति के पुनर्निर्माण मदद करती है। इस अधिनियम के तहत बड़ी संख्या में एआरसी गठन उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत किया गया है, जिन्हें एआरसी को विनियमित करने की शक्ति मिली हुई है। एआरसी को रेगुलेट कौन करता है? एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है? पहले मैंने बता दिया है। बैंकों से एनपीए खरीद लेती है और उसके बाद पैसा वसूलती है। इसको विनियमित किया जाता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। एआरसी को इसको पावर कहां से मिलता है? सरफासी एक्ट 2000 ईस्वी के द्वारा इसको पावर मिलता है। सरफासी एक्ट 2002 के द्वारा इसको पावर मिलता है। सरफासी एक्ट याद रख लेना, इतनी बार इसलिए बोल रहा हूं, पता चलेगा एग्जाम में क्यों बोल रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एआरसी की पूंजी आवश्यकताएं व 2016 में सरफेसी अधिनियम में किए गए संशोधन के अनुसार एक एआरसी के पास न्यूनतम 2 करोड़ रुपए की स्वामित्व निधि होनी चाहिए। आरबीआई ने 2017 में बढ़ाकर इसको 100 करोड़ रुपए कर दिया था। एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को अपनी जोखिम भारित परिसंपत्तियों से 15% का पूंजी पर्याप्त अनुपात बनाए रखना होता है। और एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का काम मैंने बता दिया है। शक्तियाँ कहाँ से मिलती है ये बता दिया है। रेगुलेट कौन करता है ये बता दिया है। आरबीआई रेगुलेट करती है। सरफासी एक्ट 2002 से इनको मिलता है। एनपीए खरीद कर पैसा वसूलने का काम करती है ताकि बैंकों के एनपीए की समस्या से निपटा जा सके। आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। अच्छे से पढ़िए, खूब मन लगाकर पढ़िए। पढ़ना ही एकमात्र आपके पास में ऑप्शन है। नहीं सेलेक्ट होंगे तो सारे ऑप्शन लगभग बंद हो जाते हैं। उसके बाद आपको कोई और ऑप्शन की तरफ में ध्यान देना पड़ेगा, जो काफ़ी ज़्यादा कष्टदायी प्रक्रिया होती है। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।